सेठ जी, संख्या बल पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज आप यहाँ संख्या बल में ज्यादा है, कल को कहीं हम भी संख्या बल में ज्यादा हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप लोग? इसलिए आप लोग जाइए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। तो रही बात अलाव की, ये तो जलता रहेगा, चाहे नतीजा जो कुछ भी निकले। और सेठ जी, ये सिर्फ लकड़ियों से जलने वाली आग नहीं है जो पानी डालने से बुझ जाएगी। और हमारी उम्मीद का ईंधन जब तक रहेगा, ये आग जलते रहेगी। दीदी, हाँ, खाना जैसे बन जाए लेके स्कूल पहुंचा दूंगी, क्योंकि भीवा और आपके भाई तो खाना खाने घर पे आएंगे नहीं। भाभी, एक बात तू समझ ले और अपने दिल को भी समझा ले कि तेरा बेटा भीम अब जिंदगी भर बुराइयों से लड़ता रहेगा। कितनी भी मुसीबत आएगी ना, तो उसे जूझ कर आगे बढ़ता रहेगा। कभी सफल होगा, कभी असफल होगा, लेकिन किसी की भी बातों से उसके विचार नहीं बदलेंगे। मैं जानती हूँ कि इनसे तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन वो तेरे, मेरे और भैया की विरोध करने से भी नहीं मानने वाला है। मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इस बात से हमें खुश होना चाहिए या चिंतित। दीदी, मैं अभी सोच रही हूँ ना, तो खुद पे ही हंसी आ रही है। कल जब बीवा ने यहाँ से आग उठा ली और स्कूल चला गया, तो बहुत डर गई थी, बहुत चिंता हो रही थी बीवा के लिए। लेकिन फिर जब स्कूल जाके उसने वो सब किया, तो इतना गर्व महसूस होने लगा कि हाँ, ये तो मेरा बेटा है। आप ही बताइए ना दीदी, कौन सी माँ ऐसे बेटे पे गर्व नहीं करेगी, जो इतनी छोटी सी उम्र में वो सोचता है, वो करता है, जो करने के लिए हमारे समाज के लोग कई सालों तक डरते रहे। दीदी, एक मन कहता है कि भीवा जो सब करता है ना, उसे रोक ले, और तभी दूसरा मन ये चाहता है कि वो सब कुछ करे और बहुत बहुत बड़ा आदमी बन जाए। और दीदी, एक बात बताओ, ये जो दूसरा मन है ना, पहले मन पे भारी पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि भीवा इतना बड़ा आदमी बन जाए कि मैं मर जाऊं और ऊपर से उसे देखूं ना, तो सिर्फ मेरा भीवा दिखाई दे और उसका काम दिखाई दे। तो दीदी, आप ये मान लो कि उसकी आई बनकर और उसकी बुआ बनकर कभी उसके लिए चिंता करना और कभी खुश होना, ये हमारी नियति है। आई, इतना समझाने के बाद भी हमारी जात का एक भी आदमी उस अलाव में एक लकड़ी तक डालने नहीं आया। गंगा, लगता है शायद से मैंने तुझे बताया था, भीवा का जन्म हुआ ना, तो उसने मुझे बहुत परेशान किया था। उसका जन्म हुआ तो बारिश रुक गई, अंधेरा हट गया, सूरज निकल आया। तो ये अलाव की लौ थोड़ी ना बुझ जाएगी। लेकिन बात अब पढ़ाई लिखाई की है ही नहीं। पढ़ाई लिखाई करके कौन सा बैरिस्टर बन जाएंगे? कौन देगा नौकरी इन्हें? फौज में भी भर्ती बंद हो चुकी है। जूते सिलेंगे जूते। लेकिन बात ये नहीं है, मुद्दा ये है
कि राम जी और भीमराव ने पढ़ाई लिखाई के नाम पर जातिवाद शुरू कर दिया है। और ये बात छुपी नहीं है किसी से भी कि आज जाति पर हमला, आने वाले समय में धर्म पे हमला होगा। सही कह रहे हैं सेठ जी। उस भीमराव को लगता है ये अलाव ही उसकी उम्मीद है, और इस उम्मीद की आग में वो जातिगत समीकरण और ऊंच नीच सबको ध्वस्त करना चाहता है। हमें इस उम्मीद के ईंधन को खत्म करना होगा। जरा सोचिए सेठ जी, कितना मजा आएगा जब इन सतारा की गलियों में पढ़ाई पढ़ाई का रट लगाने वाला भीमराव हमारे चप्पल जूते सीते हुए भटकता रहेगा। तब उसे उसकी औकात और जात का पता चलेगा। जात और औकात तो हमें समझना पड़ेगा ना भाऊ। भीमराव सही है, सही कहता है, लेकिन ये भी तो सही है कि उस सेठ का उधार है हम पे, कर्जदार हैं हम उसके। लेकिन ये भी सही है कि हम पढ़ लिख कर कहाँ पहुंचेंगे। अनपढ़ रहेंगे तो जूता चप्पल सीलने में तकलीफ कम होगी, और अगर हम कहीं पढ़ लिख लिए ना तो ये काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। भीमराव हमें यही कहकर गया है ना कि हमें अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद कल की बात है और भूख आज की सच्चाई। और सेठ से बैर का मतलब है कि जो 2 पैसा हम कमाते हैं ना वो सूद में चला जाएगा, तो हम अपने बच्चों को 2 रोटी कहाँ से खिलाएंगे। बिल्कुल सही कहा भाऊ तुमने। ये लड़ाई लड़ना शक्तिशाली लोगों का काम है, हम भला भूखे लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे। जिनकी भूखी नियति हो और कर्ज चुकाना ही भविष्य। सेठ जी, उन लोगों के सामने गरीबी और भूख इतनी बड़ी समस्या है कि उम्मीद की बातें नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं सेठ जी, 1-2 दिन उनके मोहल्ले में बढ़िया खाना बंटवा दीजिए और बातों का ऐसा माहौल बना दीजिए कि उन्हें अपनी औकात और आपके एहसान और आपके ताकत का पता चले, और उसके सामने भीमराव की शिक्षा का लौ अपने आप बुझ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मंगेश, मुझे लगता है ये तरकीब सही रहेगी। हाँ भाई, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। सुन लो सभी, आज से मैं इन सकपालों का पड़ोसी हूँ, तो आज से मेरा भी नया नाम होगा, ध्रुव सकपाल। उन लोगों ने मेरा बच्चा छीन लिया, और जो कुछ भी है उससे इनकी औकात दिखाऊंगा। चलो आ जाओ सब लोग, खाना खा लो। चलो चलो, सब लोग खाना खा लेते। चलो उठो बेटा। गुरुजी, आप यहाँ का बना हमारा खाना नहीं खाएंगे, इसलिए आप घर जाके थोड़ा सा खाना खा के आई, तब तक हम भी कुछ खा लेते। ठीक है, मैं भी कुछ खा के आता हूँ। विवा, आजा खा ले। मेरा मन नहीं आई। लेकिन क्यों? सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं? हाँ? बस यूं ही बाबा, मुझे भूख नहीं है। आप लोगों को खाना है तो खाओ। जब मेरा शिष्य खाना नहीं खाएगा तो उसका गुरु कैसे खा सकता है? इतिहास इस लड़ाई को गुरु शिष्य की एक मिसाल के रूप में हमेशा याद रखेगा। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सातारा इस बात के लिए खुद पर जरूर नाज करेगा। उसकी जमीन पर एक ऐसा रिश्ता बना और बढ़ा। मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर हम लोग भी नहीं खाएंगे। हाँ। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले सुनो, सब बाहर आओ, गांव वालों सब बाहर आओ। इधर उमा चले क्या?
के सब बाहर निकलो। दूर रख, दूर रख। हाँ रख दे, रख दे। हाँ जा, दूर रख, रखो। अरे आप भी आओ ना। हाँ बाहर निकलो, बाहर निकलो। देखो सेठ जी तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आए हैं। सेठ जी तुम लोगों से बहुत खुश है, तुम लोगों के नमक हलाली पर, तुम लोगों के एहसानमंद होने पर। इसलिए अगले 2 दिन दोनों पहर का खाना सेठ जी की तरफ से। खाना खिलाने आए हैं, जान नहीं मांग रहे हैं तुम लोगों की। और अगर तुम लोगों की जान प्यारी ना होती तो हमारे पुरखे अपनी जमीन तुम्हें रहने के लिए थोड़ी ना देते। विरोध इस बात का नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ें, हमें क्या करना है। हमारी लड़ाई पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से जो काम करना है वो तो तय होता है ना। अरे सोच क्या रहे हो? देखो अगर तुम लोगों को भीम को मानना है तो मानो, उसका स्वागत करना है स्वागत करो, लेकिन हमसे दूर रह के। और तुम्हारा ये भीमराव हमसे बार बार उलझ रहा है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। और ये बात छुपी नहीं है कि अगर हमारा मन उखड़ गया तो तुम सबको यहां से उखाड़ दूंगा। अरे सोच क्या रहे हो? आओ, बढ़िया स्वादिष्ट खाना है। भूख से बच्चा मर जाएगा तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? तुम लोग भी अपने अपने बर्तन ले आओ, सबको साथ में खाना देंगे। फिर तुम लोग साथ में खाना खाना, भोज की तरह। क्या सच में लोग नहीं आएंगे? शायद भीम ने लोगों को गलत समझा, हमसे अपने ही लोगों को समझने में भूल हो गई है। नहीं आनंद भैया, मुझे अपने लोगों को समझने में भूल नहीं हो सकती है। ऐसा खाना रोज मिलेगा, बस यूं समझ लीजिए कि आपकी ईमानदारी और एहसानमंद के बदले में ये हमारी तरफ से उपहार है। ये आप क्या कर रहे हो? आप लोग इतने भोले हैं, आप लोगों के हाथों में खैरात की रोटी थमाकर भूख की मजबूरी खत्म होने का सपना दिखा दिया जाता है, और आप लोग अपना कल की सोचने के बजाय अपने आज को किसी तरह काटने को तैयार हो जाते हैं। मुझे लगा कि शायद हमारे कहने पर, हमारे सामूहिक आत्मस्वाभिमान के लिए आप क्षणिक सुविधा को नहीं देखेंगे, मगर हम गलत थे। रामजी भाऊ, हम सब जानते हैं कि आप जो कहते हैं, भीम जो कहता है, सब सही है। लेकिन भाऊ, हम भी गलत नहीं हैं।
हर जगह हम एक जैसे नहीं है ना। अच्छा आप बताइए, क्या कभी आपके घर में अन्न की कमी हुई है? आपके घर का कोई सदस्य भूखा रहा है? लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम में से किसी के यहाँ भी हमेशा अनाज नहीं रहता है घर में। हम सब जानते हैं कि आपके घर में हमेशा मीठी रोटियां बनती रहती हैं, लेकिन हम लोगों को तो कभी कभी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। आपकी और हमारी ज़रूरतें अलग अलग है राम जी भाई। हमें नहीं पता है कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं, मगर 3 दिन से भूखे बच्चे अगर खाना मांगे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। मुझे ज्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन 2 चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है। पहला ये कि किसी जमाने में मेरे जो बाबा हुआ करते थे बहुत झूठे आदमी है। झूठ बोल बोल के सोना बेचते बेचते हर चीज बेचने लगे। और दूसरा ये कि भीम ने भी कुछ नहीं खाया है। यकीन ना हो तो चल के देख लीजिए, भीमा काकी खाना लेके बैठी है। भीम ने शायद इसीलिए नहीं खाया था क्योंकि शायद वो आज आप लोगों के साथ रहना चाहता था, मगर आप सबको मौका मिला तो अपने भीम को अकेला छोड़ दिया। चल भीम यहाँ से, जो साथ है साथ रहेंगे। इन्हें अपने हिसाब से फैसला लेने दे। रुको, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे देखिए, अरे बहुत स्वादिष्ट खाना, मत करो ऐसा। अरे भीम के बातों में मत आओ।